अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। इस हफ्ते कुछ बड़े अहम वाक़यात हुए। पहले गुज़िश्ता रोज़ जो हमारे अफ़गानिस्तान में के दारुल हुकूमत काबुल में नाज़िबुल उमूर के ऊपर हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बचे, लेकिन उनका जो सिपाही है वो सीरियसली तौर पर इंजर हुआ। उसी रोज़ दो वाक़यात और हुए। यानी इस हमले से कबल हमने देखा कि कंदाहार में जो हमारी मिशन है उसका जो ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से एक ट्वीट की गई, जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान अपने सिफारत खाना है वो 2 रोज़ के लिए अफ़गानिस्तान में बंद करेगा इन प्रोटेस्ट कि अफ़गान तालिबान हैं वो TTP के हवाले से संजीदा किस्म के एफ़र्ट्स नहीं कर रहे या एक्शन नहीं ले रहे और उनको बाकायदा तौर पर सेफ़ हेवन जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में इसी ट्विटर हैंडल के ज़रिए ये बताया गया कि ये जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो गया था और इससे जितनी भी ट्वीट्स की गई थी वो सब गलत हैं। इससे कबल हमने देखा कि गुलबदीन हिकमत यार के ऊपर भी हमले की कोशिश की गई जो कि नाकाम हुई, लेकिन उसमें भी उनके सिपाही जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए। तो ये 3 इवेंट्स गुज़िश्ता रोज़ अफ़गानिस्तान में हुए, जिसमें सबसे सीरियस नौयत का पाकिस्तान नाज़िमुल उमूर के ऊपर हमला, जिसमें वो बाल बाल बचे। इस हवाले से आज हमने ये भी देखा कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने काउंटर पार्ट यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से रब्ता भी किया है, इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और ये भी कहा है कि जो मुजरिम है उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इंसाफ फराम किया जाएगा और जो अमला है पाकिस्तानी सिफारतकार का, उनकी जो अमले की सिक्योरिटी है उसे मज़ीद बढ़ाया जाएगा। अभी तक इस वाक़े की किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं की है, लेकिन इसी हफ्ते आपको ये भी याद होगा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी के खात्मे का भी ऐलान किया और पाकिस्तान में मज़ीद हमलों के हवाले से उन्होंने धमकियाँ भी दी हैं। इसी उम्र पर हम बात कर लेते हैं कि ये सब क्या माजरा है और क्या वक्त आ गया है कि हमें किसी सूरत अफ़गान की जो पॉलिसी है हमारी उस पर हमें नज़रसानी करनी होगी, या TTP बारे अगर कोई पॉलिसी है उस पर हमें नज़रसानी करनी होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात TTP से नहीं हो रहे हैं और उन्हीं से होंगे कि जो कि अपने जो हथियार हैं वो छोड़ करके बात करने को तैयार होंगे। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जब कभी भी कोई वाक़या होगा सिक्योरिटी फोर्सेस ज़ाहिर है कि अपनी शद्दोमत से उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगी। मेरे मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, बड़े अरसे बाद हमें ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है फॉर्मर एम्बेसडर अयाज वज़ीर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ अयाज साहब मैं आपसे करना चाहूँगी कि गो के हमले की जिम्मेदारी अभी तक कबूल तो नहीं की TTP ने और ना ही ये अभी तक समझ में आया है कि ये हमला कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। तहकीकात जो हैं वो अंडरवे हैं। आपके नज़दीक ये क्या हो सकता है इस पूरी चीज़ को पैराहे में रखते हुए कि TTP ने फ्रेश हमलों की भी धमकियाँ दी हैं, जंगबंदी का खात्मा भी किया है? आप मुझसे पूछ रही? जी 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 अयाज साहब जी, देखिए ये बहुत ही एक बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, अभी कल के तो नहीं है, तो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी हमारी है, ताल्लुकात भी अच्छे हैं। अब उनके दारुल हुकूमत में हमारे पीर के ऊपर हमला होता है, खुशकिस्मती से वो बच जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सीरियसली ज़ख्मी है। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मत वाक़या है, नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें अपने रिएक्शन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लोग तो चाहते हैं कि हमारे तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब हों, तो जाहिर बात है वो लोग जो हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं तो उन्होंने शायद की हो, या फिर वो ग्रोह या वो ममालिक जो नहीं चाहते कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये मैं नहीं मान सकता कि TTP वहाँ पे हमला करेगा। TTP ने ऐलान किया है पाकिस्तान के अंदर वो हमले करेंगे, कर भी लिए। बलूचिस्तान में क्वेटा में हुआ परसों, उससे पेशतर बलूचिस्तान में तो रोज़ धमाके होते हैं, तो वो अपनी जगह। लेकिन काबुल में वो इसलिए नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान में अभी वो सिर छुपाए हुए हैं। अफगान तालिबान के साथ उनके गहरे मरासिम है। सही। तो वो जानते हैं कि अगर काबुल में या अफगानिस्तान में वो पाकिस्तानी मफादात को नुकसान पहुंचाए तो उनके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पाकिस्तान से भी और अफगान तालिबान से भी। तो मैं ये जाती तौर पे मैं भी शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता। ठीक है, TTP आप रूल आउट करते हैं और आप कहते हैं
कि कोई ग्रोह हो सकता है, वो ममालिक हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है या जिस तरह की भी रिलेशन है वो कायम रहे। जनरल साहब, आप क्या अग्री करते हैं? क्योंकि देखिए ये बात भी शुरू में हुई थी तालिबान के टेक ओवर के बाद कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर हम अयाज़ वज़ीर साहब की बात को मान लेते हैं तो इसका मतलब कि वहाँ अभी भी उसी तरह से दूसरे ममालिक का, जो दुश्मन ममालिक हैं या दुश्मन ममालिक की एजेंसियां हैं, उनका अभी भी अमल दखल है। तो दैट इज़ वेरी कंसर्निंग देन। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि अयाज वजीर साहब ने जो बात की है मैं उसको एंडोर्स करता हूँ कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और अफगान हुकूमत ने जो वादा किया है कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इस तक मैं उनके साथ इत्तेफाक करता हूँ, और इस बात पे भी इत्तेफाक करता हूँ कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन में एक किस्म की पनाह लिए हुए है, और उनके और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके दरमियान मुज़ाकरात के लिए अफगान तालिबान ने ही मीडिएटर का एक रोल अदा वो कर रहे थे। हकानी जो ग्रुप है वो भी इसकी मीडिएशन कर रहे थे। तो अगर इस तरह की बातचीत है तो वो अफगानिस्तान के अंदर ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहेंगे कि उन पर प्रेशर आए। लेकिन फिर बात यह है कि आजकल जो दौर चल रहा है, ये जो वहाँ पे एजेंसीज तो मौजूद हैं, उस तरह की होस्टाइल एजेंसीज मौजूद हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक मुस्तकिल मुखासमत का माहौल क्रिएट करके उसे जारी रखना चाहते हैं, उसे बढ़ावा भी देना चाहते हैं। जनरल साहब, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, जब आप हॉस्टाइल एजेंसीज का जिक्र करते हैं, आफ्टर द टेक ओवर आई क्लियरली रिमेंबर कि पाकिस्तान तो ये खुशियां मना रहा था कि ना तो अब उस तरह की एनडीएस और रॉ इन्वॉल्वमेंट रहेगी जो कि जिस वक्त वहां पर अमरीकी फोर्सेस थी और हम ये शिकायत करते आते थे, तो अभी भी अगर वो मौजूद हैं तो ये तो एक बड़ा सीरियस सवाल अफगान तालिबान या तालिबान की हुकूमत से बनता है। फिर जी, सवाल यकीनन बनता है, इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो मुआहिदा किया था अमेरिकन के साथ, उस मुआहिदे की एक शिर्त ये थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर ही ये वाकयात होने शुरू हो जाएं तो यकीनन अफगान गवर्नमेंट के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, और ये रूल आउट नहीं किया जाता आजकल के दौर में कि वहां पे रा का रोल नहीं है, वहां पे एनडीएस पूरी की पूरी डिस्बैंड होगी, फॉर्मल रोल नहीं होगा, लेकिन वो रेनिगेड, वो जो ब्रेक अवे फैक्शन या रन अवे ग्रुप्स होते हैं, वो किसी के कहने पर भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। और मैं किसी और बड़ी एजेंसी की भी प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं करता हूं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन के लिए एक माहौल क्रिएट करना है, एक जवाब बनाना है, तो फिर इस तरह के हालात अफगानिस्तान में पैदा किए जाएंगे जहां पाकिस्तान के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ जाए और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को किसी बड़े मुआहदे के लिए मजबूर किया जा सके। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, लेकिन इश्यू ये है लेकिन सर जो जिस प्रोबेबिलिटी का आप जिक्र कर रहे हैं, मतलब हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप किस मुल्क का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हमने तो सुना है कि वो तो अब इंटरेस्टेड ही नहीं है, ना पाकिस्तान में ना अफगानिस्तान में। देखिए, जब तक सूरज मशरिक से तुलू होता है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में रहेगा, अफगानिस्तान में भी रहेगा, लेकिन ताकतवर मुल्क होने की वजह से वो चाहेंगे कि जो रिलेशनशिप हो उसको डिक्टेट वो करें और उनकी टर्म्स पे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। तो इसको रूल आउट करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सादगी हो। अयाज साहब, फिर ये बताइएगा, जब आप लोग ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं की जाए, हमारे गहरे ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ और तालिबान के साथ, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि व्हाई इज इट कि पाकिस्तान शुड नॉट बी द फर्स्ट कंट्री कि वो रिकग्नाइज कर ले फिर इनकी गवर्नमेंट। फिर हमें इसका मतलब अभी भी जो हमारी पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं से तो फिर डिक्टेट हो रही है ना, असरअंदाज फिर बड़ा मुल्क ही कर रहा होगा ना। देखिए, जहां तक मेरा ज़ाती ताल्लुक है, मैं तो शुरू दिन से कहता हूं कि पाकिस्तान को अपने मफादात देखने चाहिए और उसके पेश नज़र अफगानिस्तान की हुकूमत को रिकग्नाइज या न रिकग्नाइज करने का फैसला कर ले। लेकिन हमने वक्त से पहले
ही ऐलान कर लिया था कि हम रीजन के साथ जाएंगे। तो इस रीजन के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात या ये रीजन अफगानिस्तान को उस वक्त जब अमेरिका वहां पे था तो वो एक दूसरा एंगल था। अमेरिका वहां से निकल गया तो इस रीजन के ममालिक का एंगल बदल गया। हर एक मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है। सही। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा मुतासर होता है। तो इसलिए पाकिस्तान को वो चीज मद्देनजर रख के फैसला करना चाहिए। मेरे ज़ाती ख्याल में तो रिकग्नाइज करने में हमें नुकसान नहीं है, सिर्फ एक ये खदशा है कि शायद अमेरिका नाराज हो और सैंक्शन ना लगा दे। तो अमेरिका नाराज किस बात पे होगा भाई? अमेरिका हमारी जगह अपने आप को यहाँ तस्वर कर ले, फिर फैसला कर ले। जनरल साहब देखिए, जाहिर है कि एक रिलेशन इतना स्ट्रांग है, नेबरिंग कंट्री है, और जैसे अमन का जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर बदअमनी रहेगी तो पाकिस्तान में भी रहेगी। लेकिन जब इतने गहरे मरासिम होने के बाद आप ये भी कहते हैं कि टीटीपी को उन्होंने पनाह दी हुई है, और टीटीपी बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ ऐलान करता है, वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करता है जो क्वेटा में हुआ, और इससे कबल चंद माह पहले जो रिसर्जेंस हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, उसके हवाले से भी कितनी खबरें थीं कि क्या कुछ वो कर रहे हैं वहाँ पर। क्या हमें अफगान तालिबान को हम प्रेशराइज करने में नाकाम हुए हैं कि भाई ये आपने पनाह दी हुई है उन लोगों को जो हमारे यहाँ अटैक करते हैं, जिनके खिलाफ हमने जंग की है पूरी? तो यहाँ तो फिर हमारी वीकनेस है ये। जी, हमारी न कि डिप्लोमेटिक वीकनेस जरूर है। ये जो अयाज अमीर साहब ने भी रीजनल कोऑपरेशन की तरफ बात की है कि रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर फैसला होना चाहिए। आपको याद होगा हमारे मुल्क में एक इंटेलिजेंस हेड्स की भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर बाकी अपने फ्रेंडली कंट्रीज को भी हमने इनवाइट किया था अफगानिस्तान के हालात को स्टडी करने के लिए। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है जो चूं चूं का मुरब्बा 12 जमातों का है, ये तो कोई इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है जो दूररस फैसले कर सके। अफगानिस्तान की रिकग्निशन में 2 कंट्रीज या 3 का रोल बहुत अहम होगा और चौथे को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो अब देखना यह है कि ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, इनको आज पनाह नहीं दी गई। जब ज़रबे अज़्म हुआ था और ये लोग मुल्क से भागे थे और ऑपरेशन राय रास्त के बाद, तो ये उस वक्त से अफगानिस्तान में रह रहे हैं और इनको वहां से निकालने की बात करनी थी, एक्स्ट्राडाइट करने की बात करनी थी। लेकिन जो शराइत उनकी तरफ से सामने आई वो हमेशा की तरह पहले 10-15 मुआहिदों की तरह ही उन्हीं लाइंस पे वो समझौता चाहते हैं जो नहीं किया जा सकता। क्या हम लेट हो रहे हैं अयाज वजीर साहब इन दिस डिसाइसिव ऑपरेशन? इसलिए क्योंकि देखिए वो तो अटैक करके क्लेम कर लेते हैं, जाने तो फिर यहां पर जा रही हैं, मसला तो फिर यहां अपने ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, इस पे अगर मैं खुल के बात कर लूं तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। मेरा ख्याल है इसको छोड़ दे। नहीं, क्यों छोड़ें, आप करें। अदरवाइज नेशनल इलेक्शन प्लान जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज और आर्मी लीडरशिप राजी हो गए थे उसके ऊपर, उसके तहत ही ज़रबे अज़ब और बाकी ऑपरेशन फाटा में हुए, तो वो अब भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो अब भी एक्टिव है। उसके नीचे काम क्यों नहीं हो रहा है? उसके जो 20 पॉइंट थे, अगर उस पे सही तरीके से अमल हो जाता तो ये दहशतगर्दी अभी तक ना होती। नहीं, लेकिन उसके बाद टीटीपी से मुज़ाकरात भी तो हुए ना। देखिए, टीटीपी के साथ आपको वो 100 साल भी आप लड़े, उनके साथ मुज़ाकरात ही पे आप मसले का हल इसलिए निकालेंगे कि टीटीपी का वहां पे वो ज्यादातर फाटा के लड़के हैं। फाटा के साथ जो पिछले 75 साल में आपने सलूक किया है, वो खा बैतुल्ला आप मार ले, हकीमुल्ला मार ले या नूरवली मार ले, तो और पैदा होते होंगे। उन लोगों के जो मसाइल है उनको आप हल करें, उनकी तरफ तवज्जो दे। तवज्जो नहीं दोगे तो आज टीटीपी है, कल किसी और नाम से होगा। लेकिन अयाज वजीर साहब, माजरत के साथ ये भी खबरें थी कि वो कहते हैं कि जो इंजमाम हुआ है फाटा का, उसको रिवर्स किया जाए। जी, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मुझे 1 मिनट दोगी। तो फाटा इंजमाम जब हो रहा था उस वक्त मैं चीखते चीखते थक गया, लिखते लिखते थक गया कि खुदारा फाटा के लोगों से पूछ लो, उनसे या रेफरेंडम करवा दो कि फाटा जम हो जाए या न जम हो जाए, या फिर इलेक्शन आने हैं उसमें इलेक्शन वोट के अंदर एक खाना बना ले
कि आप जम के हक में है या नहीं है। ठीक। तो एक किस्म का आपको कंसेंसस लोगों का आ जाएगा, फिर उसके मुताबिक फैसला कर लो, फिर मसले नहीं होंगे। हुकूमत ने वो बात नहीं मानी, शायद बाहर दुनिया के प्रेशर के अंदर आके हमारे ताकतवर हलकों ने फाटा को ओवरनाइट बुलडोज करके बिल पास करवा लिया, जम कर लिया। फाटा के बारे में सारे पाकिस्तानियों से उनके पार्लियामेंटेरियन के थ्रू पूछा गया, अगर नहीं पूछा तो सिर्फ फाटा के लोगों से नहीं पूछा। फाटा के लोगों को तकलीफ है अभी इंजमाम से, जो वादे हुए थे उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ। तो अगर नूरवली, ये कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि अब नूरवली ने डिमांड किया कि फाटा वापस फाटा कर लो, तो मैंने कहा काश मैं तालीम न करता, मैं भी बंदूक उठाता तो शायद मेरी भी कोई उस वक्त बात सुन लेता कि फाटा का फैसला फाटा के अवाम की राय से कर लो। वो आपने किया नहीं है, जो वादे किए वो आपने पूरे किए नहीं है, तो लोग तो नाराज हैं। अब आप जाके देख ले मंसूर पश्तीन क्या मांगता है या अपना अली वजीर क्या मांगता है, वो वही लोगों के साथ जो ज्यादती हुई उनका मदावा नहीं हुआ। तो लेकिन आप पिछली हुकूमत नहीं ना, इसमें तो आपको मालूम है अयाज वजीर साहब, हमारे इस किस्म की पॉलिसीज के अंदर जो अफगानिस्तान के हवाले से हो या जहाँ सिक्योरिटी आ जाती है, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व थी। ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी सिविलियन गवर्नमेंट थी उसने अपने तही एक सोलो फ्लाइट लेकर ये फैसला किया हो। बहरहाल अब इजाज अवान साहब, आप समझते हैं जनरल साहब कि इसको रिवर्स किया जा सकता है, क्या यही हल होगा या कहीं कुछ और करना होगा टीटीपी के साथ? बिकॉज जैसे आपने खुद भी कहा कि उनकी वो चीजें नहीं मानी जा सकती जो कि अब वो डिमांड कर रहे हैं। देखिए, उनके 3 शराइत हैं और तीनों एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात यह है कि वो कहते हैं जितने कैदी हैं जो गिरफ्तार हुए थे इन्हें रिहा करके अफगानिस्तान भेज दिया जाए। हम जो अफगानिस्तान में हैं उनको यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इनको रिहा करें और हमारे पास अफगानिस्तान भेज दें। दूसरा वो कहते हैं हम हथियार नहीं डालेंगे क्योंकि लोग हमसे बदले लेंगे, लिहाजा जब हम वापस भी आए तो हमें हथियार रखने की इजाजत दी जाए और हम हथियार कैरी करेंगे हर वक्त। इसका मतलब है वो फिर गलियों में दंदनाते फिरें और एक तासुर दिया जाए कि पूरी हुकूमत या पूरा मुल्क उनके आगे सरनुगू हो गया है और वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। और तीसरे वो कहते हैं कि फाटा को रिवर्स करो। अब बात यह है कि फाटा के मर्जर का फैसला पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री ने किया है, और अगर पार्लियामेंट के फैसला चंद जत्था बरदारों के कहने पे रिवर्स कर दिया जाए, पूरे फाटा में कोई एहतजाज नहीं हुआ कि ये क्यों हुआ है, उन्होंने एग्री किया है। उनके जो मसाइल हैं उनका हल होना चाहिए, उनका मदावा होना चाहिए, उनको डेवलपमेंटल फंड मिलने चाहिए और उस एरिया को डेवलप करके बाकी कंट्री के साथ एट पार लाना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर वो जो कह रहे हैं कि मंजूर पश्तीन हो गए, अयाज वजीर हो गए, अपने मोहसिन दावर हो गए, वो भी तो यही कह रहे हैं कि मदावा करो। मदावा, ये बात दुरुस्त है। पार्लियामेंट में बैठ जाएं, वो बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और पार्लियामेंट में बैठकर अपने मुतालबात करें, क्योंकि वो तो अब वजारत या मशीर भी बने हुए हैं, तो अपने मुतालबात सामने रखें और जो कुछ वो मुतालबा करना चाहते हैं उन पे बात हो सकती है। लेकिन रिवर्सल करना फाटा और फाटा का जो पार्लियामेंट का डिसीजन है, किसी जत्था बरदार के कहने पे रिवर्सल नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। ओके सर, आई हैव जस्ट 40 सेकंड्स बिकॉज आप नॉट कर रहे थे, हंस भी रहे थे एज वजीर साहब, यू वांट टू ऐड टू इट? देखिए, अगर फाटा के फैसले फाटा के लोगों के पूछे बगैर आप करेंगे तो वही होगा जो अभी जनरल साहब भी कहते हैं या दूसरे जर्नल कहते हैं। इन ही एस्टेब्लिशमेंट ने फाटा का खाना खराब कर लिया। ज़रब अज़ब में जनरल आवान का घर तबाह नहीं हुआ, मेरा घर तबाह हुआ है। जनरल आवान का कोई रिश्तेदार नहीं मरा, मेरे रिश्तेदार मरे हैं। हद कर रहे हैं आप, दूर से बैठ के कहते हैं ये नहीं हो सकता, वो नहीं। ये बात आप गलत कर रहे हैं। मुल्क में डोंट इंटरफेयर, लिसन टू मी। अगर हम पाकिस्तानी नहीं है तो आपको हक है, अगर आप बादशाह हैं, मैं रियाया हूं, तो आपको हक है आप फैसला कर ले। अदरवाइज अगर फैसला करना है, पार्लियामेंट में आपने मेरी बात नहीं मानी, हम चीखते रहे। आप देख ले हमारे फाटा के मेंबर अगर उस बिल में सिवाय 2 आदमियों के शामिल हो तो मैं आइंदा आपके साथ वादा करता हूं फाटा के बारे में नहीं बोलूंगा। आपने बुलडोज करवा लिया, कोई उसको नहीं चाहता था। आप खामखा इस पे जिद न करें, और जो हो गया वो हो गया, लेकिन जो उनका हक है, जो वादा हुआ था कि 110 बिलियन रुपए साल में डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे, 4 साल 5 साल हो गए, एक आना आपने खर्च किया।
General Saab, I can't just sign out without taking your comment now on this. जी. I think अयाज वजीर साहब is being unfair. बात ये है कि जो भी मुआहिदा हो चुका है उसी पर अमल दरामद होना है और डेवलपमेंट होना। ये कहना कि उनका घर गिरा है, हमारा घर नहीं गिरा। पाकिस्तानी कौम ने 80,000 लाशें उठाई हैं इन दहशतगर्दों की। मेरी लाशें हैं उसमें, इन्होंने पूरे मुल्क में हमले किए हैं। तो ये कहना कि जो उनके घर में घर गिरे हैं और जो 80,000 लोग शहीद हुए हैं वो किसी की औलाद नहीं थे, किसी के बहन बेटे और भाई नहीं थे। ये कहना जो उन्होंने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की। 80,000 में जनरल साहब पंजाब के कितने लोग थे? नहीं अभी नहीं, लेकिन ये तो बहुत सूबाई दे, तो ये कैसी बात कर रहे हैं आप अयाज वजीर साहब? डोंट टॉक नॉनसेंस। ये अयाज वजीर साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गलत बात है। आप पंजाब मत बात करो। मेरी पंजाब और के और सिंध और बलूचिस्तान ये सब पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं, गलत बयानी से। पाकिस्तान की बात करें। बिल्कुल। You have no proof. Come on with me. Let's go to वजीरिस्तान। ना अयाज वजीर साहब आप जज्बाती तो ना हो। आपकी अपने बिल्कुल आपने जो पॉइंट्स उठाए आई कैन कम्प्लीटली अग्री कि वहाँ के लोगों को मसाइल हैं और बिल्कुल जिस तरह से उनमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि पंजाबी कितने थे और पठान कितने थे, सही, बलोच कितने थे और सिंधी कितने थे, इस ज़हन से बाहर निकलें और ये इस बात को ज़हन से निकालें। बिल्कुल। और ये पूरे पाकिस्तान की बात है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल सही है। पूरे पाकिस्तान का मसला आप खराब कर रहे हैं। हमने 70 साल पाकिस्तान का दिफा किया है, एक सिपाही नहीं था। जब आप आ गए बात पे चलें अब इन चीजों के ऊपर जाहिर है लेट्स नॉट मेक इट कंट्रोवर्शियल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जाहिर है तहरीक पाकिस्तान ने जो अब डिमांड्स की हैं उनको नहीं माना जा सकता। उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है और ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि फाटा के इंजमाम के बाद जो कुछ वहां पर डेवलपमेंट होना था, जो कुछ वादे किए गए थे वो भी नहीं हुए। इन फोकस हैं साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब ने आज ये एक मरतबा फिर कहा कि आम इंतखाबात जो हैं वो मुल्की मसाइल के हल के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि आम इंतखाबात हो जाएं। आपको ये भी इल्म है कि हुकूमत किसी सूरत राज़ी नहीं है कि वो आम इंतखाबात की तारीख दे और जब से अब तक यही चल रहा है कि गैर मशरूत बात की जाए। आप लोग कहते हैं तारीख के साथ मतलब तारीख का ऐलान करें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। Why don't you just let go of the date and just get on to the negotiations, ताकि जो असल मकसद है जो आप कहते हैं कि मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी है वो किसी सूरत आप हासिल कर लें। बहुत शुक्रिया जी। देखें जब से ये हुकूमत आई है पाकिस्तान इकोनॉमिक डोलड्रम्स में है और अब वो मज़ीद नीचे जाता जा रहा है और फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बंद करके जा रही हैं। कल एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंसुलिन बनाती है पाकिस्तान में, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं। एलसीज नहीं खुल रही हैं, स्टेट बैंक के पास पैसा नहीं है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है। हमें तो बहुत आसान है कि हम इंतज़ार करें अगले और 7-8 माह और आम इंतखाबात की तरफ जाएं जब तक ये और बेड़ा गर्क कर लें अपना, लेकिन साथ साथ ये पाकिस्तान की इकानमी का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के इकनॉमिक हालात वो बहुत बुरे हैं और उसका हल सिर्फ ये है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट, एक मजबूत गवर्नमेंट ही इसको बचा सकती है। ये इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि ये तो आपको पता है कि बन कबाब भी खाने रोड पे नहीं निकल सकते, तो ये वोट मांगने कैसे रोड पे निकलेंगे? किस मुंह से निकलेंगे? इन्होंने दिया क्या है लोगों को? तो वो ये इसलिए उस इलेक्शन से भाग रहे हैं। पहले ये कहते थे कि जी अगर इमरान खान सीरियस हैं तो दोनों असेंबलीज डिसॉल्व करें और हम अगले दिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। अब वो डिसॉल्व करने जा रहे हैं तो ये कहते हैं कि नहीं जी हम ये तो नहीं करेंगे। अब एक नई चीज़ आ गई है, कहते हैं कि जी GB और कश्मीर भी डिसॉल्व करें। ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है इनका या क्या है? हम वी विल फोर्स इलेक्शंस, वी हैव द कैपेसिटी एंड द पावर कि हम इलेक्शंस एनफोर्स कर सकें और हम उसको करेंगे। अच्छा, ये प्रेशर की जो बात की है ना इमरान इस्माइल साहब आपने कि यू हैव द कैपेसिटी द पावर, तो ये कैपेसिटी ये पावर तो मासरत के साथ 7 माह से आप एग्जर्ट करते आ रहे हैं लेकिन उससे हल नहीं निकला। 7 माह से आप डिमांड कर रहे हैं, अब तक तो हुए नहीं, तो अब ऐसी कौन सा आपके पास पावर मौजूद है जिससे आप ये समझते हैं कि आम इंतखाबात की तरफ ये चले जाएंगे? देखिए 7 माह में इमरान खान ने पब्लिक को मोबिलाइज़ किया है, वो मुल्क के हर हिस्से में निकले हैं, लॉन्ग मार्च की है उन्होंने और बड़े बड़े उन्होंने इज्तिमात किए हैं, जलसे किए हैं जो आपने देखा, उससे पब्लिक मोबिलाइज भी हुई है, उनका मैसेज भी पब्लिक तक गया।
अब हम ये चाह रहे हैं कि जो आपका सवाल था कि अब ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप इलेक्शन फोर्स कर लेंगे, जी बिल्कुल, वो ये 2 असेंबलीज हैं। अगर हम पंजाब डिज़ोल्व करते हैं, केपी डिज़ोल्व करते हैं और फ़र्ज़ करें कि ये रेजिस्ट करते हुए पंजाब और केपी में इलेक्शन दोबारा कराते हैं, तो आज इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी से पंजाब और केपी जीतता है, और अगर इमरान खान ये 2/3 मेजॉरिटी से पंजाब और केपी जीत गए तो इनके इलेक्शन 5 साल के बाद होंगे, अगली दफ़ा नहीं होंगे। और ये किस तरह से इलेक्शन लड़ेंगे, MNA का जब MPAs इनके नहीं होंगे और गवर्नमेंट इनके हाथ में नहीं होगी और इनकी ये तबाही सूरत हाल के साथ ये कैसे जाएंगे, तो ये कैश 22 सिचुएशन में फंस गए। अगर ये जनरल इलेक्शन कॉल करते हैं मुल्क के तो इनके हाथ से हुकूमत निकल जाती है, इन्हें पता है कि ये इस काबिल नहीं है, ये कैपेसिटी नहीं है इनके पास। अगर ये दोनों सूबों में कराते हैं तो भी ये फंसते हैं। इमरान खान ने जो कल ऑफर की थी वो एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर थी, उसको इनको सीरियसली लेना चाहिए था। उसमें ये बात हो सकती थी कि जी अर्ली इलेक्शन की डेट अगर इनसे मिल जाती है तो हम असेंबली डिज़ोल्व नहीं करते, और असेंबली डिज़ोल्व ना करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, और ये बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक डिजास्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं मानते हैं तो उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि हम इस काम चले को करें। अगर इमरान इस्माइल साहब, आपने कहा असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, दोबारा से सूबाई असेंबलियों के ये इंतखाबात करा देते हैं, आप लोगों की 2/3 अक्सरियत बन जाती है, वो अगले 5 साल के लिए हो जाती है, तब भी कौमी असेंबली अपनी जगह पर रहेगी। यानी वो डिसीशंस जो मुआशी डिसीशंस विफाक लेती है उसमें तो आप लोगों का अमल दखल नहीं होगा ना फिर? नहीं, ज़ाहिर है नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि जब पाकिस्तान के 850 के करीब सीटें हैं, जिसमें से 550 के करीब सीटों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त होल्ड रखती है, और अगर हम 550 सीटों से इस्तीफ़ा देते हैं तो ये बाई इलेक्शन 550 सीटों में या री इलेक्शन कैसे कराएंगे, तो इनको पूरे इलेक्शन कराने पड़ेंगे। आप ये कहते हैं, लेकिन उनके जो बयानात हैं अब तक उसमें यही है हुकूमत की जानिब से। एक मरतबा राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह चुके हैं कि हम करा देंगे सूबाई असेंबलियों के, ठीक है, फिर पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के हो जाएं, और जब वक्त आएगा तो हम कौमी असेंबली के और सिंध के और बलोचिस्तान के करा देंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो मैं इसीलिए जानना चाह रही हूँ कि फिर भी आपके पास नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा? देखिए, इनके कहने से तो कुछ नहीं ना होता। आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखें कि ये इतना बड़ा इलेक्शन होगा मुल्क का कि जिसमें तकरीबन 70% सीटों पे इंतखाबात होंगे और 30% वो होल्ड करके बैठे रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ना ही इनके पास इतने पैसे हैं, ना ही ये इसको मुकम्मल हो सकते हैं। इमरान इस्माइल साहब, आपने ये सुना होगा कि ऑन रिकॉर्ड अयाज सादिक साहब भी ये इशारे कनाइयों में बात कर चुके हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी कर चुके हैं कि असेंबलियों की जो मुद्दत है वो बढ़ाई जा सकती है, आइन में इसकी गुंजाइश है और इमरजेंसी की सूरत हाल में ये किया जाता है। और उनके नज़दीक इस वक्त मतलब अयाज सादिक साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि जैसे माशी सूरत हाल जो है इस वक्त अबतर है और उसको वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसे किसी प्लानिंग के हवाले से आप लोगों का कोई लाहे अमल, कोई डिस्कशन हुई हो कि अगर ऐसा किया जाए तो फिर क्या होगा? देखिए, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है इस काम की। हमारे आइन कोई काम करना चाहते हैं तो ये ज़रूर शौक़ अपना पूरा कर लें, हम इन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। देखिए, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो एक अफरा तफरी का शिकार हुआ है। कोई चीज़ किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। गाड़ियों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी कि कम होगी, आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पोल्ट्री की फीड, इस वक्त मुर्गियों की फीड जो है उसकी एक्यूट शॉर्टेज हो गई है, आपको पोल्ट्री का भी मसला आने वाला है। घी पाकिस्तान के पास नहीं है, आपके पास क्रूड ऑयल नहीं है, इस वक्त आपके पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। तकरीबन $6 बिलियन की एलसीज पाकिस्तान ने खोलनी है। कौन सी इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के साथ मजाक कर रहे हैं। चोरों का टोला बैठ के अपने केसेस माफ़ करा रहा है, नैब को ख़त्म कर दिया, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के केसेस वापस हो गए, और ये खेल तमाशा इन्होंने मुल्क में लगाया हुआ है। ये चलेगा नहीं आगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इमरान खान को असेंबली डिसॉल्व कर लेने दीजिए, फिर आप इनकी लैंग्वेज और इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जो आपके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं कि देखिए 7 माह में आप लोगों ने 2 लॉन्ग मार्च कर ली, इस्लामाबाद की तरफ आने का कहा, इस्लामाबाद दोनों मरतबा आप नहीं गए, और अब ये आखिरी चीज़ आप करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और हुकूमत कहती है कि हमारी मर्ज़ी है, हम PDM से बात करेंगे और मुज़ाकरात भी हमारी मर्ज़ी से होंगे, आप लोगों की मर्ज़ी से नहीं होंगे, क्योंकि उनको जल्दी नहीं है।
वो ये ठीक कह रहे हैं कि उनको हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनको क्या फ़र्क पड़ना है? इन्होंने तो पाकिस्तान को तबाह करके फिर बाप लंदन भाग जाने, इनके घर वहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं, कारोबार वहाँ है, पैसा वहाँ है। इनका यहाँ है क्या जो इनको फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो हम जैसे लोगों को पड़ रहा है जो जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिनके आबा अजदाद की कब्रें भी पाकिस्तान में है। हमने भी पाकिस्तान में ही दफन होना है ना। हमारा कोई 1 टका टोकरी पैसा बाहर है ना कोई और चीज़ बाहर। तो यू डोंट अग्री कि आपकी लॉन्ग मार्च दो लॉन्ग मार्च आपकी फेल हुई? यू डोंट अग्री विद दैट? No, I don't agree with that. They were very, very successful long marches. आप देखें किस तरह पब्लिक ने रिस्पॉन्ड किया। इमरान खान को गोली लगने के बाद, उनके असैसिनेशन अटेम्प्ट होने के बावजूद पब्लिक निकली और बेइंतहा पब्लिक निकली। लोग इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़े हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई सियासी लीडर, अवामी सियासी लीडर है जो अवाम की सियासत कर रहा है, जिसको अवाम दिल से चाहती है, वो इमरान खान है। और अगर किसी ने टेस्ट करना है तो हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, आ जाएं इलेक्शन में। एक आखिरी चीज़ बताते जाएगा इमरान इस्माइल साहब कि आज इमरान खान साहब ने जब खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया तो उसमें उन्होंने जिक्र किया एक मरतबा फिर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी, या जिस तरह से इनको बेल आउट किया गया है, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हैंडलर्स को भी ये सोचना चाहिए था कि मईशत कहाँ जा रही है। उन्होंने इनको NRO दिया है और हैंडलर्स को सोचना चाहिए है कि इकॉनमी मुल्क की कहाँ जा रही है। तो वो जिनको हैंडलर्स कहते थे वो तो अब किस्सा पारी ना हो गए। अब ये जो नए सोचना चाहिए वाली बात है, तो क्या आप इनवाइट कर रहे हैं नए आने वालों को कि किसी तरह से अब आपकी मामला ठीक करवाएं? देखें, एक बात ये तो पक्की है कि पाकिस्तान की सियासत में हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहा है और बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल एक इस्टेब्लिशमेंट का रहा है। और अब ये साबित होना बाकी है कि क्या अब ये रोल ख़त्म हो गया है, ये रोल अभी भी बाकी है। क्योंकि जो तकरीर पिछले आर्मी चीफ बाजवा साहब करके गए थे कि जी वो उन्होंने बिल्कुल वो पॉलिटिकल कर दिया है और बिल्कुल वो फरवरी से वो नहीं है, वो बात तो बिल्कुल ख़त्म इसलिए हो गई कि जो मोहन सलाई ने बात की कि वो गवर्नमेंट जो पंजाब की बन रही थी तो उन्होंने मोहन सलाई से कहा था कि वो पीटीआई का साथ दें। हम वी वर नॉट अवेयर ऑफ सच एनी सच डेवलपमेंट। अब इसका मतलब है कि वो भरपूर तरीके से शामिल रहे हैं इस हुकूमत को हटाने में भी, दूसरी हुकूमत को बनाने में भी, पंजाब की हुकूमत में भी, हर जगह वो शामिल रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में वो शामिल थे और यही 2018 से थे, 2018 से थे इमरान इस्माइल साहब। जब से पाकिस्तान बना है, जब से हैं 2018 से क्या थे। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से तो कभी ये कहानी ख़त्म ही नहीं हुई। तो अब आने वाले जो ये नई क़यादत है आर्मी की, इन्होंने अब डिसाइड करना है कि ये कितना पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, कितना ये पाकिस्तान को किस तरह किस एंगल से देखना चाहते हैं, क्या करते हैं। अब ये इस पर मुनसर है। अभी तो उन्होंने कमान संभाली है, आने वाला वक्त प्रूव करेगा कि वो क्या चाह रहे हैं और किस तरह से आगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल फॉर बीइंग ऑन इन फोकस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।